नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का क्लास 12th का चल रहा था, जिसमें हमने लगभग सारे प्रकार के क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन उस चैप्टर से बनने थे, उन क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपका पूरा चैप्टर पिछला वाला कंप्लीट हो जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आज की जो स्लाइड है हमारी, आज की स्लाइड में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर मानव जनन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा क्या है? मानव जनन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि जनन क्या है। तो जनन आपको बता दूं, रिप्रोडक्शन क्या होता है? सजीवों की वह क्षमता जिसके द्वारा वे अपने समान संतति को जन्म देते हैं जनन कहलाती है। यानी कि सजीवों की वह क्षमता जिसके समान वे अपने समान संतति को क्या देते हैं? जन्म देते हैं, वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। और जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, किसी भी प्रजाति का में अगर जनन प्रक्रिया रुक जाएगी या बंद हो जाएगी तो उस जाति का, उस पीढ़ी का हम कह सकते हैं कि उसका अंत होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जनन से ही उस पीढ़ी की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि आपको बता दें, जैसे जानवर होते हैं, जानवर आपने देखा होगा, जैसे गाय अपने समान ही अपनी संतति को उत्पन्न करती है। ऐसे ही जो मनुष्य होता है, मनुष्य भी क्या करता है? अपने समान संतति को क्या करता है? जन्म देता है। यानी कि जैसे कि मान के चलो, हमारे दादा से हमारे पिताजी उत्पन्न हुए और नानी से या नाना से हमारी माता जी का जन्म हुआ और हमारे माता पिता से हमारा जन्म हुआ। इस प्रकार एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। और यह प्रक्रिया अगर अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, तो पीढ़ियों का क्या है? पीढ़ियों का जो समापन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि पीढ़ियां आगे जब वृद्धि नहीं करेंगी, प्रजनन नहीं करेंगी, तो आगे पीढ़ियों का विकास नहीं होगा, तो आगे की पीढ़ियों का विकास रुक जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जनन यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि जनन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा बनता है जनन क्या है? जनन क्या है? तो जनन सजीवों की वह क्षमता जिसके द्वारा वे अपने समान संतति को क्या देते हैं? जन्म देते हैं, जनन कहलाती है, या फिर प्रजनन भी बोल देते हैं इसको, रिप्रोडक्शन को। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? सजीवों की वह क्षमता जिसके द्वारा वे अपने समान संतति को जन्म देते हैं, जनन कहलाती है। जनन कहलाती है। सजीवों की वह क्षमता जिसके समान, यानी जिसके द्वारा वे अपने समान संतति को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। और मनुष्य, आपको पता है मनुष्य एक जरायुज प्राणी होता है, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको विविपरस। क्या बोलते हैं? विविपरस। यानी कि मनुष्य क्या है? और मैमल्स के भी अंतर्गत आता है। मनुष्य किसके अंतर्गत आता है? मैमल्स के अंदर। यानी कि मनुष्य, जैसे हम अगर देखना चाहें, थोड़ा नोट में पॉइंट हम इसको नोट में लिख सकते हैं। मनुष्य जो है या मानव जो है, मानव
एक जरायुज प्राणी है। मानव एक जरायुज प्राणी है। जरायुज का मतलब ये होता है कि ये अपने समान संतति को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? ये अपने समान संतति को जन्म देते हैं। और एक होते हैं, जैसे आपने देखा है, जैसे होते हैं अंडज, अंडयुजी बोल सकते हैं उन्हें, अंडयुजी। तो अंडयुजी क्या होते हैं? ओविपरस होते हैं, ये विविपरस होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है, मान के चलो, जैसे मेंढक हुआ, ये अंडे देते हैं। मगरमच्छ हुआ, ये सब क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? अंडयुजी के अंतर्गत है। और जो मनुष्य है वो किसके अंतर्गत आता है? जरायु जो है, क्योंकि ये अपने समान संतति को जन्म देता है। अब आइए देखते हैं, जनन के लिए कुछ कॉमन बेसिक सी जानकारियां होती है, कुछ कॉमन बेसिस जो परिवर्तन होते हैं, उनके जो प्रक्रिया होती हैं, उनके बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जनन के, उसके बाद हम आगे की चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं जनन के लिए कुछ बेसिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। वो प्रक्रियाएं जनन में सहायक होती हैं या जनन की प्रक्रिया उनके द्वारा ही संपन्न होती है। तो उन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है युग्मक जनन। पहला पॉइंट क्या है हमारा? युग्मक जनन। युग्मक जनन, यह युग्मक जनन क्या होता है? तो नर व मादा, यानी कि नर युग्मक व मादा युग्मकों के निर्माण को ही क्या कहते हैं? हम युग्मक जनन कहते हैं। अब नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक होते हैं आपके शुक्राणु, यानी नर युग्मक को हम कहते हैं स्पर्म। और जो मादा युग्मक होता है उसे हम अंडाणु या फिर ओवम कहते हैं। तो युग्मक जनन क्या होता है? नर युग्मक यानी कि क्या? शुक्राणु व मादा युग्मक जो क्या होंगे आपके? अंडाणु। नर युग्मक व मादा युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं, के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं, यानी नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु। इनके निर्माण को ही हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट बनता है हमारा वीर्य सेचन, जिसको बोलते हैं हम वीर्य सेचन। यानी वीर्य सेचन क्या होता है? तो इसके बारे में हम समझते हैं वीर्य सेचन क्या होता है। तो नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं का मादा जनन मार्ग में स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। यानी कि नर युग्मक जो होते हैं शुक्राणु, उनका मादा जनन मार्ग में क्या होता है? स्थानांतरण, यानी कि वहां पर पहुंचाना ही क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। तो नर युग्मक जो क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। शुक्राणुओं का मादा जनन मार्ग,
नर युग्मक शुक्राणुओं का मादा जनन मार्ग, और मादा जनन मार्ग होता है आपका योनि, जिसको वेजाइना बोलते हैं। तो मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित करने की क्रिया या स्थानांतरित करने को ही हम क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणुओं का मादा जनन मार्ग में स्थानांतरण वीर्य सेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। तो युग्मक जनन, नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणुओं के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। वीर्य सेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मकों का मादा जनन मार्ग में स्थानांतरण क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है यानी कि अब निषेचन के बारे में देखते हैं। निषेचन प्रक्रिया होती है जब वीर्य सेचन होगा, वीर्य सेचन के बाद क्या होगा, निषेचन होगा। क्योंकि नर युग्मक जब मादा जनन मार्ग में छोड़े जाएंगे तो वहां से वो कहाँ पहुंचेंगे, सीधे फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंडाणुओं के पास पहुंचते हैं। वहां से उनमें युग्मकों का संलयन होता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो आइए अब निषेचन के बारे में देखते हैं। आइए अब तीसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं, निषेचन के बारे में। निषेचन जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिसको अंग्रेजी में अगर देखें तो हम क्या बोलते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या होता है, निषेचन नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन, नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। संलयन का मतलब होता है मिलना यानी कि जुड़ना, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर युग्मक जो कि क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणुओं व मादा युग्मक अंडाणु। मादा युग्मक अंडाणु, नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणुओं व मादा युग्मक अंडाणुओं के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहती है। जैसे कि क्या होता है, एक ये अंडाणु की संरचना है, मान के चलो ये अंडाणु की संरचना है। तो अंडाणु जो होता है, अंडाणु के पास क्या है, एक शुक्राणु पहुंचेगा, इस प्रकार से संरचना। यानी कि ये शुक्राणु है, मान के चलिए ये क्या है, हमारा शुक्राणु है, और ये हमारा क्या है, अंडाणु है। तो इस शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होता है, यानी कि इनके जो मिलने की प्रक्रिया होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को, यानी कि इन दोनों के जुड़ने को, क्योंकि जब वीर्य सेचन में शुक्राणु मादा जनन मार्ग में छोड़े जाते हैं तो वहां से वो सीधे कहाँ पहुंचते हैं, अंडाणु के पास पहुंचते हैं, जिससे अंडाणु के पास पहुंचकर संलयित होकर वो कौन सी प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, निषेचन प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। अब निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। जब ये निषेचन के बाद यानी कि ये शुक्राणु जब अंडाणु में अंदर प्रवेश कर जाता है तो जो संरचना बनती है वो हम उसी को युग्मनज बोलते हैं।
और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं जाइगोट। तो आइए अब हम युग्मनज के बारे में देखते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा युग्मनज। युग्मनज या फिर जाइगोट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? जाइगोट कह सकते हैं। तो युग्मनज जो होता है, युग्मनज क्या होता है? युग्मनज मैंने अभी बताया आपको, युग्मनज क्या होता है? निषेचन के बाद जो संरचना बनती है उसको ही हम युग्मनज कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। तो निषेचन के बाद बनी संरचना को निषेचन के बाद बनी संरचना को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज कहते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद बनी संरचना को हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। नहीं, सबसे पहले क्या होता है? युग्मक जनन में मानव जनन में सबसे पहले क्या होता है? युग्मक जनन होता है, यानी युग्मकों का निर्माण होता है। उन युग्मकों के निर्माण के बाद क्या होता है? वीर्यसेचन की प्रक्रिया होती है। वीर्यसेचन के बाद क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मनज होता है। और युग्मनज के बाद अब जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं उसको? विदलन के बोलते हैं। तो विदलन क्या होता है? विदलन के बारे में ही समझ लो। तो विदलन क्या होता है? तो जो निषेचन होता है, निषेचन यानी कि निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो युग्मनज जो है, युग्मनज में विशिष्ट प्रकार के समसूत्री विभाजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी युग्मनज जो है वो विभाजित होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि विभाजन, समसूत्री विभाजन होना उसमें प्रारंभ हो जाता है। तो युग्मनज में विशिष्ट प्रकार के समसूत्री विभाजन को विदलन कहते हैं। विदलन कहते हैं। युग्मनज में विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं? समसूत्री विभाजन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। और विदलन के बाद प्रक्रिया जो होती है, अब उसके बारे में हम देखते हैं। विदलन के बाद जो हमारी प्रक्रिया होती है वो होती है अंतरोपण। विदलन के बाद जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अंतरोपण। तो अंतरोपण क्या होता है? तो जो देखो, सबसे पहले युग्मक जनन में युग्मकों का निर्माण होगा, यानी कि नर में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा में अंडाणुओं का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया जो होती है, एक पॉइंट याद आया है, नर युग्मक का निर्माण कब होता है? तो जब प्यूबर्टी एज जब स्टार्ट होती है या एडोलसेंट जो एज स्टार्ट होती है, तब युग्मकों का निर्माण होता है। यानी जब वयस्क अवस्था में मेल एंड फीमेल पहुंचते हैं या गर्ल और बॉय पहुंचते हैं, तब उनमें युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि गैमेट्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो गैमेट्स बनने के बाद क्या होता है? वीर्यसेचन की प्रक्रिया में क्या होता है? युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु जैसे मादा जनन मार्ग में छोड़ दिए जाते हैं। वहां से वो सीधे फैलोपियन नलिका द्वारा, जिसका हम आगे चर्चा करेंगे, मादा जनन अंग जब हम पढ़ेंगे उसमें फैलोपियन ट्यूब के बारे में भी चर्चा करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, उसका कार्य क्या होता है। तो जब यहाँ से ये नर युग्मक
फैलोपियन ट्यूब द्वारा कहाँ पहुंचते हैं, अंडाणु के पास पहुंचते हैं। अंडाणु के पास पहुंचकर वो संलयित होकर क्या बनाते हैं, निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। निषेचन प्रक्रिया पूर्ण होती है तो निषेचन के बाद जो संरचना बनती है उसको हम युग्मनज कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट के बाद यानी कि जब युग्मनज बन जाता है उसके बाद विदलन प्रक्रिया होती है। विदलन में क्या होता है, युग्मनज जो होते हैं, युग्मनज में विशिष्ट प्रकार का समसूत्री विभाजन होना स्टार्ट हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विदलन। क्या कहते हैं, विदलन। विदलन का मतलब ही होता है अलग होना। तो जब समसूत्री विभाजन यानी कि जब विभाजन होगा उनमें तो क्या होंगे, वो अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब विदलन के बाद क्या होता है, अंतरोपण होता है। भ्रूण का जो आपका एम्ब्रायो होता है, भ्रूण का गर्भाशय की दीवारों से चिपकने, यानी भ्रूण क्या होता है, भ्रूण जब बन जाता है तो वो क्या होता है, गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। तो भ्रूण का गर्भाशय की दीवारों से चिपकने, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से चिपकने की क्रिया अंतरोपण कहलाती है। अंतरोपण कहलाती है, यानी कि भ्रूण का गर्भाशय की दीवारों से चिपकने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतरोपण कहलाती है। और अंतरोपण के बाद क्या होता है, अंतरोपण के बाद क्या होता है, आपका प्रसव होता है। और प्रसव यानी कि उसके बारे में भी समझ लेते हैं हम, प्रसव के बारे में। और गर्भावधि कितनी होती है, तो गर्भावधि यानी कि निषेचन के बाद से प्रसव तक की प्रक्रिया को हम बोलते हैं गर्भावधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव तक के टाइम तक को क्या कहते हैं, हम गर्भावधि कहते हैं। आइए अब देखते हैं गर्भावधि, यानी कि गर्भावधि कितनी होती है। गर्भावधि, तो गर्भावधि कितनी होती है, तो निषेचन के बाद से, यानी निषेचन के बाद से प्रसव, निषेचन के बाद से प्रसव तक के समय को गर्भावधि कहते हैं। गर्भावधि कहते हैं, यानी कि गर्भ का टाइम, यानी कि गर्भ जो धारण होता है उसका समय कितना होता है, तो निषेचन के बाद, निषेचन प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद ही गर्भकाल प्रारंभ हो जाता है, जो हमारा प्रसव तक चलता है। और जो गर्भकाल होता है वो मनुष्य में कितना होता है, मनुष्य में, क्योंकि मानव की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हम मनुष्य के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मानव का यानी कि मनुष्य में गर्भावधि 9 माह या फिर कह सकते हैं 270 दिन, 9 माह या 270 दिन की होती है। मनुष्य में यानी कि गर्भकाल जो होता है या गर्भावधि होती है वो कितनी होती है, 9 माह तक की होती है। यानी कि निषेचन के बाद से किसी भी बच्चे का जो जन्म होगा उस पूरी प्रोसेस में उसको 9 माह का समय लग जाता है, यानी कि 9 माह के बाद ही बेबी का बर्थ होगा, उससे पहले भी हो जाता है। लेकिन जो एक्चुअल टाइम है, वास्तविक टाइम है, वो हमारा कितना है, 9 महीने का टाइम लगता है। आइए अब 9
इसके बाद लास्ट हेडिंग हमारी क्या रहेगी, प्रसव। तो आपके जो बेसिक जितने भी पॉइंट थे मानव जन्म से उसके बारे में चर्चा कर ली है। तो हमारा टॉपिक अब क्या रह गया है, फर्स्ट टॉपिक इसका क्या है हमारा, प्रसव। तो प्रसव क्या होता है, प्रसव तो बच्चे की जो जन्म की प्रक्रिया होती है, जब बच्चा जन्म लेता है उस प्रोसेस को ही हम प्रसव बोलते हैं। क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को ही प्रसव कहते हैं। तो बच्चे के जन्म की क्रिया प्रसव कहलाती है। प्रसव कहलाती है। बच्चे के जन्म की क्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। तो आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आए होंगे। एक बार मैं आपको नोट में सारे पॉइंट एक बार बता दे रहा हूँ फिर दोबारा से। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, मानव जन्म में सबसे पहले युग्मक जनन का निर्माण होता है। यानी कि आपको अगर अरेंजमेंट में आ जाए तो हमें करना क्या है, युग्मक जनन के बाद क्या होता है, वीर्य सेचन होता है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है हमारा, युग्मक जनन होते हैं जब निषेचन की प्रक्रिया, जब जनन प्रक्रिया करेंगे तो उसमें क्या होगा, वीर्य सेचन होगा। और वीर्य सेचन के बाद आपका थर्ड पॉइंट जो बनता है क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया होती है। और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज के बाद क्या होता है, युग्मनज में विदलन प्रारंभ हो जाता है, विदलन। और विदलन के बाद क्या होता है, विदलन के बाद अंतररोपण होता है। और अंतररोपण के साथ साथ हम क्या समझते हैं, अंतररोपण के बाद ही प्रसव होता है। लेकिन गर्भावधि भी बता दिया, गर्भावधि कितनी होती है, यानी कि आप इतना भी लिख सकते हो, लास्ट वाला पॉइंट भी लिख सकते हो। ये क्या है, गर्भावधि भी लिख दे रहा हूँ, गर्भावधि। और लास्ट में क्या होता है हमारा, प्रसव। तो ऐसे हम लिखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखें तो। यानी कि पहले युग्मक जनन होगा, युग्मक जनन के बाद वीर्य सेचन होगा, वीर्य सेचन के बाद निषेचन होगा, निषेचन के बाद क्या होगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनने के बाद उसमें विदलन प्रारंभ होगा, विदलन के बाद अंतरोपण की क्रिया होगी। और उसके बाद अंतरोपण के बाद क्या है, जब भ्रूण परिपक्व हो जाएगा तो प्रसव प्रक्रिया हो जाएगी और बच्चे का जन्म हो जाएगा। आई होप जितने भी हमने टॉपिक अभी क्लियर किए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज का सेशन जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे मानव जनन अंग पर। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और वीडियो को, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे और भी बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सकें और उनकी पढ़ाई बरकरार बनी रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित जो PDF है वो अगर चाहिए होती है तो आप वहां से हमारे चैनल की PDF भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।